हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं बात कर रहा हूं बच्चों मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम की, ठीक है ना। एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम आपने देखा हो शायद, ये रहा, ये कोई बॉब है। आप फिगर बना लेना। सिंपल सी बात बोल रहा हूं बच्चों, बहुत ज्यादा सिंपल सी बात बोल रहा हूं। ये कोई बॉब है और इसको हमने इन एक्सटेंसिबल मासलेस स्ट्रिंग से सस्पेंडेड करा रखा है। ये बॉब, इस बॉब की ये मीन पोजीशन कहलाती है। और ये कहलाती है एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन नोट कर लें आप। सिंपल पेंडुलम आपने देखा होगा, देखो ये रहा सिंपल पेंडुलम। इसमें क्या होता है, ये बॉब है, ये वाला, ठीक है ना। ये बॉब है, ये वाला। इसको एक स्ट्रिंग से, इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से बांध रखा है, ठीक है ना। और इस सिंपल पेंडुलम की जो मोशन होती है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाती है। कौन सी मोशन कहलाती है? SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। जरा ध्यान से देखें, ये तो इसकी मीन पोजीशन कहलाएगी, ये वाली। और जब मोशन करते हुए ये यहां पहुंचा, ये कहलाएगी एक्सट्रीम पोजीशन। तो सोचो, ये तो एक्सट्रीम पोजीशन, तो यहां जाकर के तो ये बॉब रुक जाएगा ना, रेस्ट पर आ जाएगा यहां पर। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी और काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। जब यहां से इधर आएगा मीन पोजीशन पर, तो इस जगह पर क्या होगा, इसमें काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी और पोटेंशियल एनर्जी जीरो। मतलब मीन पोजीशन पर यहां से जैसे ऐसे चला, देखो, तो जब मीन पोजीशन पर आएगा वहां पर इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी ना, और वेलोसिटी जब मैक्सिमम होगी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, क्योंकि मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम है, यहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम है। तो इस मीन पोजीशन पर इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी ½ mv², ये मैक्सिमम होगी। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी मीन पोजीशन पर? जीरो। और जैसे ही मीन पोजीशन से ये यहां से आपने छोड़ा, ऐसे चला, जैसे यहां पर आएगा इस जगह पर जाकर के इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो। ऐसे ही तो ऐसा चम करेगा ये इसकी कौन सी पोजीशन है? एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक है ना। मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो। और एक्सट्रीम पोजीशन, इसको एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं, ये वाली, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन। सो एट एक्सट्रीम पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम mgh। h यहां पर क्या है? ये वाली हाइट है। इनिशियल से, इस वाली पोजीशन से इसकी वर्टिकल डायरेक्शन में ये h हाइट, और एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो, ठीक है ना। सिंपल पेंडुलम कि मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी जीरो। और जैसे जैसे मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की ओर जाएगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। एट द एक्सट्रीम पोजीशन काइनेटिक एनर्जी जीरो एंड पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, बट टोटल एनर्जी ऑफ द बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम विल रिमेन कंजर्व एट ऑल पॉइंट। ये बात हमने यहां पर दिखाई है ग्राफ में। जरा ग्राफ को गौर से देखो बच्चों, ग्राफ को जरा गौर से देखो। ये ग्राफ में इधर की इस वाली एक्सिस पर हमने दिखाया है डिस्टेंस, और इस वाली एक्सिस पर दिखाई है हमने एनर्जी। इस वाली एक्सिस पर एनर्जी। जब बॉब मीन पोजीशन पर है, यहां पर ये मीन पोजीशन मैंने लिखा है, मीन पोजीशन पर है। कौन? बॉब जब मीन पोजीशन पर है तब उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? मैक्सिमम है।
मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और पोटेंशियल एनर्जी जीरो। जैसे जैसे बॉब मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की ओर जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। तो देखो मीन पोजीशन से जब एक्सट्रीम पोजीशन की ओर जाएंगे तो मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी जीरो। मीन पोजीशन से जैसे ही एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ चलोगे तो काइनेटिक एनर्जी तो घट रही है और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। काइनेटिक एनर्जी और घटेगी, पोटेंशियल एनर्जी और बढ़ेगी। इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों सेम, ठीक है ना। मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की ओर जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज, बट टोटल एनर्जी एट ऑल पॉइंट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज रिमेन सेम। मैं सिंपल सी बात बोली है मेरे बच्चे, सिंपल पेंडुलम में बॉब जब मीन पोजीशन पर होता है काइनेटिक एनर्जी इसकी मैक्सिमम होती है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। जैसे जैसे मीन पोजीशन से बॉब कहां पर जाता है, एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगा। मीन पोजीशन से कहां जाएगा, एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। मीन पोजीशन से जब एक्सट्रीम पोजीशन पर बॉब जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी और पोटेंशियल एनर्जी यहां पर जाकर के क्या होगी, मैक्सिमम। दैट इज होल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉब एट एक्सट्रीम पोजीशन इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। मीन पोजीशन पर काइनेटिक मैक्सिमम, पोटेंशियल जीरो, और एक्सट्रीम पोजीशन पर इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, यहां पर जाकर के पोटेंशियल एनर्जी में। तो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ चलते हैं, मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाओ ऐसे, तो काइनेटिक एनर्जी तो घट रही है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। तो इसका मतलब ये वाला ग्राफ जो है ना वो किसका है, काइनेटिक एनर्जी का है, और ये ग्राफ किसका है, पोटेंशियल एनर्जी का है। और ये ग्राफ क्या है बेटा, काइनेटिक एनर्जी घटेगी तो पोटेंशियल बढ़ेगी, ठीक है नहीं। काइनेटिक एनर्जी घटती जा रही है, एक्सट्रीम पोजीशन पर जाकर के काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो गई और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई, लेकिन टोटल एनर्जी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक क्या है, सेम है, कांस्टेंट है। सिमिलरली जैसे आपने इधर से इधर के लिए लिया है, आप इधर के लिए ले लो ग्राफ, इधर से इधर के लिए। मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की ओर जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी तो घटेगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन टोटल एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व रहती है। ये फिगर बना लीजिए आप, दिस इज द मीन पोजीशन, दिस इज द एक्सट्रीम पोजीशन। ये मीन पोजीशन है बॉब की। इस बॉब की मीन पोजीशन को मैंने ग्राफ में यहां से शो किया है और इस एक्सट्रीम पोजीशन को ग्राफ में मैंने इन पॉइंटों पर शो किया है। जैसे जैसे बॉब मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पर जाता है, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, लेकिन टोटल एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व रहेगी। एंड वाइस वर्सा, जब बॉब एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन पर आता है, एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन पर आएगा तो क्या होगा, एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन पर आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी घटती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी और पोटेंशियल एनर्जी घट करके क्या हो जाएगी, जीरो। क्लियर। इधर चलिए आप, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की ओर जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज, और एक्सट्रीम से मीन की तरफ आएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, बट टोटल एनर्जी विल रिमेन कंजर्व। ये बात क्लियर है। फिगर बना लो, ये और ये आराम से बना लीजिए। द ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो ग्राफ है, द ग्राफ आर पैराबोलिक इन शेप फॉर ऑल सिंपल हार्मोनिक मोशन। एसएचएम में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ कैसा होता है, पैराबोलिक होता है। ये बात हम सिंपल हार्मोनिक मोशन जब चैप्टर पढ़ेंगे तब बताएंगे बच्चों। फिलहाल ये मान जाइए आप, सिंपल हार्मोनिक मोशन में एसएचएम में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ कौन सी शेप में होता है, ये पैराबोलिक शेप है बच्चों। ये पैराबोला की शेप होती है, ये वाली, ठीक है ना। द ग्रेविटेशनल फोर्स, हियर द ग्रेविटेशनल फोर्स विल एक्ट एज द रीस्टोरिंग फोर्स फॉर एसएचएम। यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स एसएचएम में किसका काम करेगा, रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स का मतलब होता है
जो फोर्स किसी बॉडी को उसकी ओरिजिनल पोजीशन में लाने का प्रयास करता है, प्रयत्न करता है, ठीक है ना, उस फोर्स को हम रीस्टोरिंग फोर्स कहा जाता है बच्चों। द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स एज द रीस्टोरिंग फोर्स फॉर एसएचएम। एसएचएम में ग्रेविटेशनल फोर्स किसका काम करता है? रीस्टोरिंग फोर्स का काम करता है। एट द मीन पोजीशन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी 0 एंड एट एक्सट्रीम पोजीशन टोटल काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई किसमें? पोटेंशियल एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी हो गई 0 एक्सट्रीम पोजीशन पर और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी मैक्सिमम। दैट इज होल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉब इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पर मीन पोजीशन की जो काइनेटिक एनर्जी थी एक्सट्रीम पोजीशन पर जाकर के वो किसमें बदल गई? कन्वर्ट हो गई पोटेंशियल एनर्जी में। इसलिए लिख दिया है एट एक्सट्रीम पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुई है। सो mgh इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। क्लियर है? तो उस केस में हम मीन पोजीशन पर बॉब की वेलोसिटी निकाल सकते हैं v बराबर रूट 2gh। v स्पीड है बॉब की एट मीन पोजीशन, h क्या है? इनिशियल से वर्टिकल हाइट है। यहां पर v क्या है? मीन पोजीशन बॉब की वेलोसिटी है और h इनिशियल से एक्सट्रीम पोजीशन पर जब बॉब होगा तो इनिशियल से वर्टिकल हाइट है इनिशियल पोजीशन से। जब बॉब एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचेगा तो कितनी हाइट ऊपर राइज कर गया, तो इसको कंपेयर तो हम इनिशियल से करेंगे ना बच्चों। तो एच क्या चीज है? वर्टिकल हाइट है एक्सट्रीम पोजीशन पर बॉब की, किसके कंपैरिजन में? इनिशियल पोजीशन के कंपैरिजन में, ये वाला एच। क्लियर है? एक छोटा सा पॉइंट और बच्चों, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, पहले आप टॉपिक को नोट कर लें, इसको क्वेश्चन भी एक्सप्लेन कराऊंगा मैं आपको, आप ध्यान रखिएगा। कुछ क्वेश्चंस इस तरह के आते हैं बच्चों, यहां पर देखो, जैसे ये कोई बॉडी है, ध्यान देना मेरी बात पर, और ये कोई स्प्रिंग, ये वाली, और ये स्प्रिंग किसी फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रखी है और इस स्प्रिंग का ये वाला एंड, ये वाला सिरा फिक्स है, और ये कोई बॉडी v वेलोसिटी से चलकर, कितनी वेलोसिटी से चल करके? v वेलोसिटी से चल करके इस स्प्रिंग से टकरा जाए, इससे कोलाइड करे, तो क्या होगा? जब ये ब्लॉक इस स्प्रिंग से टकराएगा तो इस ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी जैसे ही टकराएगा तो ये स्प्रिंग क्या होगी? कंप्रेस होगी, अंदर को जाएगी ना, कंप्रेस होगी। और जब फाइनली ये ब्लॉक रुक जाएगा तब मान लो स्प्रिंग में कंप्रेशन x है इन दिस केस, और ये ब्लॉक जब रुकेगा इसका मतलब क्या है कि इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी जब ब्लॉक की इस स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में जब कन्वर्ट होगी, उस केस में जाकर के ब्लॉक क्या करेगा? रेस्ट पर आ जाएगा। सो दिस इज द मीन पोजीशन ऑफ द ब्लॉक। यहां पर तो जब इनिशियली टकराने से जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी v है, ये पोजीशन कहलाएगी इनिशियल पोजीशन, का मतलब मीन पोजीशन। और जब ये ब्लॉक चल करके इस स्प्रिंग से टकराएगा तो इस ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी घटेगी, डिक्रीज होती जाएगी, और फाइनली ब्लॉक मान लो यहां पर चल करके रुका, यह चल के रुक गया, तो दिस इज द मीन पोजीशन। ये कौन सी पोजीशन है? इस ब्लॉक की मीन पोजीशन है बच्चों, और यहां जाकर के रुका ये कौन सी पोजीशन कहलाएगी? एक्सट्रीम पोजीशन। मीन पोजीशन पर ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी क्या है? मैक्सिमम है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या है? स्प्रिंग की 0। इस पूरे सिस्टम में केवल इसमें काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी 0 है। जैसे ही ब्लॉक टकरा करके यहां पर एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचा, मींस यहां पर रेस्ट पर आ गया, इट मींस इस ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी तो हो जाएगी 0, और इस ब्लॉक की टोटल काइनेटिक एनर्जी, इस ब्लॉक की टोटल काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? इस स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में। टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक इज कन्वर्टेड इनटू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन स्ट्रिंग और स्प्रिंग। इस ब्लॉक की टोटल काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड होगी किसमें? इस स्प्रिंग में, किसके फॉर्म में? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। सो एट द मीन पोजीशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक इज मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी 0। सो एट एक्सट्रीम पोजीशन होल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक
इज कन्वर्टेड इनटू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इन एक्सट्रीम पोजीशन काइनेटिक एनर्जी जीरो और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, और ये पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर। ये पोटेंशियल एनर्जी किसकी है, स्प्रिंग की है, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पर जाकर के इस ब्लॉक की टोटल काइनेटिक एनर्जी जो थी वो कन्वर्ट हो गई है किसमें, इस स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में। इसलिए लिख दिया है यहां पर, इंक्रीज इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग इज इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक। इससे रिलेटेड इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आएंगे, वो हम डिस्कस कराएंगे। एक स्प्रिंग से रिलेटेड ही एक छोटा सा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान दीजिए मेरी बात पर। इस ग्राफ में इस वाई एक्सिस पर तो अप्लाइड फोर्स लिया है हमने स्प्रिंग पर, और एक्स एक्सिस पर लिया है एक्सटेंशन, दैट इज चेंज इन लेंथ इन स्प्रिंग। Force applied on the spring is directly proportional to extension. Extension means change in length. तो ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक। इधर तो फोर्स दिया है हमने न्यूटन में, इधर एक्सटेंशन दिया है चेंज इन लेंथ मीटर में। कैलकुलेट करना है पहला फोर्स कांस्टेंट, सेकंड पूछ रहा है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग व्हेन एक्सटेंशन इज 0.2 मीटर। जब चेंज इन लेंथ 0.2 मीटर है तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, और पहला पूछा है फोर्स कांस्टेंट। और मैंने ध्यान है आपको, अगर फोर्स कांस्टेंट की मैंने एक डेफिनेशन बताई थी, F इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फोर्स कांस्टेंट के लिए मैंने एक रिलेशन बताया था, हुक्स लॉ, F इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x, F इज इक्वल टू kx। k को क्या बोलते हैं, फोर्स कांस्टेंट, k बराबर F अपॉन x। अगर F और x के बीच में जो ग्राफ है, इस ग्राफ का अगर हम स्लोप निकाल दें, स्लोप ऑफ दिस कर्व, यहां तक अप्लाइड फोर्स F है और चेंज इन लेंथ यहां तक x है, चेंज इन लेंथ यहां तक x है और यहां तक अप्लाइड फोर्स F है, तो ये F हो गया। तो इस ग्राफ का जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ दिस ग्राफ is called force constant K perpendicular by base, perpendicular upon base is equal to force constant कहलाता है बच्चों। तो पहला क्या पूछा है उसने, फोर्स कांस्टेंट पूछा है। फोर्स कांस्टेंट निकालना है मेरे बच्चे, तो इस ग्राफ का स्लोप निकाल दो आप, स्लोप परपेंडिकुलर अपॉन बेस। निकालिए स्लोप, परपेंडिकुलर कितना है, ये वाली डिस्टेंस ले लूं मैं इस वाले ग्राफ में, परपेंडिकुलर कितना हो गया 40, अरे यहां पर मैं 40 लिख रहा हूं। देखो इस ग्राफ, इस वाले कर्व का स्लोप निकालना है। अगर इस पॉइंट पर ले रहे हो आप फोर्स, तो 40 अपॉन 0.2, तो के बराबर ये वैल्यू कितनी है 40 अपॉन यहां तक 0.2, और इस पॉइंट पर लोगे भाई, ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन है, तो इस ग्राफ के हर एक पॉइंट पर इस ग्राफ का स्लोप तो एक जैसा होगा। इस पॉइंट पर ले रहे हो तो 20 अपॉन 0.1 लिखे तो बात एक ही है, इज इक्वल टू 200 न्यूटन पर मीटर। ये रहा रिजल्ट। सेकंड में क्या पूछा है मेरे बच्चे, 0.2 मीटर डिस्टेंस पर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पूछी है उसने। डायरेक्ट लगाइए, हाफ के एक्स स्क्वायर, के की वैल्यू कितनी निकली है 200, हाफ के की वैल्यू 200 है, एक्स की वैल्यू कितनी है 0.2 मीटर। 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 0.2 का स्क्वायर करोगे 0.04, इससे कितने टाइम्स कट गया, 100 टाइम्स। चेक कर लो, अरे भाई इससे 100 टाइम्स कट जाएगा। 0.2 का स्क्वायर करोगे तो 0.04, तो वैल्यू कितनी आएगी 100 इंटू 0.04, और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट यही आएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखें, व्हेन ए स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर, व्हेन ए स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर एंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज V। किसी स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर तक खींचा गया है तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी V है। तो ये पूछा है क्वेश्चन में, व्हाट विल बी इट्स पोटेंशियल एनर्जी व्हेन स्ट्रेच्ड बाय 10 सेंटीमीटर।
जब 2 सेंटीमीटर स्ट्रेच किया है पोटेंशियल एनर्जी भी है, और जब 10 सेंटीमीटर स्ट्रेच करेंगे तब क्वेश्चन में पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है आपको, ठीक है ना। स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। तो हाफ के, ये तो कांस्टेंट है स्प्रिंग के लिए। अरे किसी स्प्रिंग को बच्चे 2 सेंटीमीटर खींचा तब पोटेंशियल एनर्जी भी है, 10 सेंटीमीटर खींचेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ये तो कांस्टेंट है। U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू पहले कितनी है 2 सेंटीमीटर, अब कितनी है 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 5 नहीं 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर इसका 5 टाइम्स है ना, तो इसका मतलब x की वैल्यू आपने कितने टाइम्स कर दी, x की वैल्यू 5 टाइम्स कर दी, और u डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर है, x की वैल्यू कितनी कर दी 5 गुनी 5 टाइम्स 5 का क्या हो रहा है यहाँ स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो एनर्जी हो जाएगी 25 टाइम्स, 25 टाइम्स। इसका मतलब फाइनल एनर्जी जो होगी पहले वाली एनर्जी के 25 गुनी होगी, 25 टाइम्स होगी। यहां तक क्लियर है, नोट कर लो आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे बच्चे, ये भी अच्छा सा क्वेश्चन है, आप देखेंगे तो समझ आएगा। ये कोई स्प्रिंग बैलेंस है बच्चों, ये कोई स्प्रिंग बैलेंस है, और यहां पर एक पॉइंटर है, और इस स्प्रिंग बैलेंस से यहां पर वेट सस्पेंडेड कराया है। सस्पेंडेड वेट यहां से नोट कर लेंगे हम, और इस पॉइंटर से इस स्प्रिंग का एक्सटेंशन इस स्केल के द्वारा नोट किया जाएगा। स्केल है ये स्केल, ठीक है ना। इनिशियली पॉइंटर 2 सेंटीमीटर के मार्क पर है, ये स्केल सेंटीमीटर में नोटेड है, और सस्पेंडेड वेट आपने ग्राफ में ग्राम वेट में लिखा है बच्चों। ग्राम वेट इज यूनिट ऑफ फोर्स, ग्रेविटेशनल यूनिट है ये। कौन सी यूनिट है ये, यस, और 1 ग्राम फोर्स वेट की यूनिट है ये भाई। इस एक्सिस पर फोर्स लिया है सस्पेंडेड वेट की टर्म में, और वेट दिया है ग्राम फोर्स में, तो इसका मतलब फोर्स को जो लिखा हुआ है फोर्स और वेट किसमें लिखा हुआ है, ये ग्राम वेट में लिखा है। ग्राम वेट बराबर क्या होता है, ग्राम को किलोग्राम बनाएंगे तो 10⁻³ किलोग्राम वेट, और किलोग्राम वेट को न्यूटन बनाते हैं तो क्या करते हैं 10⁻³ किलोग्राम वेट को जी से मल्टीप्लाई करते हैं, जी न्यूटन, जानते हो ना, जी न्यूटन। और जी की वैल्यू जरूरत पड़े तो लिख देना 9.8। क्लियर है, 9.8 लिखो या 10 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो यहां पर इस एक्सिस पर स्प्रिंग पर लगाया गया फोर्स में सस्पेंडेड वेट ग्राम वेट में दिया है, तो इसको न्यूटन में कन्वर्ट करना है। तो ग्राम वेट को न्यूटन बनाएंगे, इतने से मल्टीप्लाई कर देना 10⁻³ जी न्यूटन। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये ग्राम लिखा है बच्चों, ये ग्राम है, ऐसे लिख दो ग्राम, ग्राम को जीएम लिख दो ऐसे। ग्राम वेट कंफ्यूज ना हो, ये ग्राम वेट लिखा हुआ है, ग्राम को किलोग्राम बनाएंगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करोगे ये वेट, और किलोग्राम वेट बराबर होता है जी न्यूटन, तो 10⁻³ और किलोग्राम वेट को न्यूटन बनाना है तो जी से मल्टीप्लाई करते हैं। और यहां पर जी क्या चीज है, जी जो है कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। इनिशियली पॉइंटर कितने सेंटीमीटर पर है, 2 सेंटीमीटर पर है, इस एक्सिस पर हमने लिया है एक्सटेंशन। इनिशियल पोजीशन ऑफ पॉइंटर एट 2 सेंटीमीटर, तो ग्राफ यहां से स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है। इधर सस्पेंडेड वेट मान लो, पहले सस्पेंडेड वेट ये वाला वेट 100 ग्राम है, तब एक्सटेंशन 2 से लेकर के कहां पहुंच गया 4 पर। जब सस्पेंडेड वेट 200 ग्राम कर दिया तो एक्सटेंशन 4 से लेकर कहां पहुंच गया 6 पर पहुंच गया। पॉइंटर रीडिंग लिए हमने सेंटीमीटर में, और सस्पेंडेड वेट अप्लाइड फोर्स लिया है ग्राम वेट में, ये बात अच्छे से समझ लो। पहला पूछा है कैलकुलेट फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट निकालने के लिए मेरे बच्चे क्या करेंगे, इस ग्राफ का स्लोप निकाल लो। इस ग्राफ का स्लोप, इस ग्राफ के हर एक पॉइंट पर स्लोप सेम होगा, इसको थीटा मान लें हम,
तो स्लोप इसका क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस वाले ट्रायंगल में निकालोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन ये वाला बेस लेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर निकाल लूं मैं, इस जगह पर निकाल लूं, परपेंडिकुलर कितना हो गया 100 ग्राम वेट अपॉन बेस कितना है, यहां तो 2 है यहां 4 है, ये डिस्टेंस कितनी हो गई ये वाली 2 सेंटीमीटर। तो के बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मैंने यही किया है, परपेंडिकुलर एफ अपॉन एक्स, एफ कितना है 100 ग्राम वेट अपॉन एक्स कितना है 4 - 2 सेंटीमीटर। 2 बचेगा नीचे, 2 से इसको डिवाइड कर दो 50 टाइम्स, तो रिजल्ट आया आपका के की वैल्यू आ गई 50 ग्राम वेट पर सेंटीमीटर। और ग्राम वेट को न्यूटन बनाएंगे तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे, इतने से मल्टीप्लाई करोगे, और सेंटीमीटर को मीटर बनाओगे तो 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करोगे। तो देखो हमने यही किया है, अगले पेज पर चेक कर लो। 50 ग्राम वेट पर सेंटीमीटर, ग्राम वेट को न्यूटन बनाना है, 1 ग्राम वेट इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चे हम, फिर से मैं यहां नोट कर दे रहा हूं, 1 ग्राम वेट इक्वल टू, ग्राम को 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करके क्या बन गया ये किलोग्राम वेट, और किलोग्राम वेट को न्यूटन बनाना है तो क्या करेंगे 10 की पावर -3 इंटू जी न्यूटन, और यहां पर सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे तो 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 की पावर -2 मीटर। तो यहां पर मैंने क्या किया, ग्राम वेट को न्यूटन बना दिया तो इतने से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 50 तो ये है, ये रहा। ग्राम वेट को मैंने न्यूटन बनाया तो 10 की पावर -3 इंटू जी, 10 की पावर -3 इंटू जी, और जी की वैल्यू लिख दी है मैंने 9.8, और इस सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे तो 10 की पावर -2, तो ये तो बन गया न्यूटन और ये बन गया सेंटीमीटर, ये जो सेंटीमीटर था वो बन गया मीटर। क्लियर है ये बात। देखो 10 की पावर -2 और 10 की पावर -3, तो 10 की पावर -2 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 कैंसिल कर देना, 5 का मल्टीप्लाई इससे कर दो, आपका के निकल आएगा। के फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग कितना आ गया 49 न्यूटन पर मीटर। सेकंड में क्या पूछा बच्चों, सेकंड में क्या पूछा है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग व्हेन पॉइंटर रीडिंग इज 6 सेंटीमीटर। जब पॉइंटर रीडिंग 6 सेंटीमीटर है तब इसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तब इसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। हेलो, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग व्हेन पॉइंटर रीडिंग इज 6 सेंटीमीटर। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी निकल आएगी, लगाइए फॉर्मूला, व्हेन पॉइंटर रीडिंग इज 6 सेंटीमीटर, तो एक्सटेंशन कितना हो गया, ग्राफ से देख लो, जब पॉइंटर रीडिंग 6 सेंटीमीटर और इनिशियल पोजीशन पॉइंटर की कितनी है 2 सेंटीमीटर पर, तो पहले से ही है, और पॉइंटर की रीडिंग 6 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया, एक्सटेंशन हो गया 4 सेंटीमीटर यहां से लेकर यहां तक, तो एक्सटेंशन कितना हुआ 4 सेंटीमीटर हुआ। When pointer reading is 6 सेंटीमीटर, then extension 6 - 2 = 4 सेंटीमीटर। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाइए डायरेक्ट, 1/2 kx²। 1/2 k की वैल्यू 49 है, x की वैल्यू कितनी है 4 × 10⁻² का स्क्वायर कर दो, 1/2 × 49 × 4 का स्क्वायर कितना हो गया, इसकी वैल्यू पुट कर दो यहां पर, सब्स्टिट्यूट कर दो यहां पर, 1/2 × 49, 4 का स्क्वायर कितना हुआ, यहां पर सॉल्व कर लोगे ना इसे भाई, 1/2 × 49 और इंटू 4 का स्क्वायर 16 × 10 की पावर -4, 2 से इसको क्या कितने टाइम्स काट दो 8 टाइम्स, 8 का मल्टीप्लाई इससे कर दो तो रिजल्ट आएगा ये, और 10 की पावर -4 इतने जूल। क्लियर है ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सिंपल सा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, जरा ध्यान से देखिएगा इसे। ध्यान से देखना मेरे बच्चे, नोट कर लें क्वेश्चन को आप, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये, नोट कर लो आप इसे। ए बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम, नोट करिए आप इसे क्वेश्चन को, आराम से नोट करो, जल्दबाजी नहीं है बच्चों। बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम
मूविंग विद वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड एंड हिट्स ए स्प्रिंग एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर कंप्रेसिंग द स्प्रिंग। आराम से नोट कर लो, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं है, चिंता ना करो। आपका हर एक क्वेश्चन में डिस्कस कराऊंगा। पहले जितना मैं बता रहा हूं पहले आप इसको 100% थ्योरेटिकली 100% श्योर कर लो बच्चों। आप रिवाइज करो इसे, क्वेश्चन आपसे तभी निकलेंगे। फिर से मैं बोल रहा हूं आपसे, बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम मूविंग विद वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड हिट्स ए स्प्रिंग एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर कंप्रेसिंग द स्प्रिंग। एक बॉडी है जिसका मास 2 किलोग्राम है और किसी स्प्रिंग से टकराते समय उसकी वेलोसिटी कितनी है? 4 मीटर पर सेकेंड। और टकराने के बाद फाइनली वो क्या आ गई? रेस्ट पर आ गई, स्प्रिंग को कंप्रेस करने के बाद। पहला पूछो क्या, और क्या दिया आगे? फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग इज 8 न्यूटन पर मीटर। क्वेश्चन में स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट दिया हुआ है कितना? 8 न्यूटन पर मीटर। पहला पूछा है उसने कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग, स्प्रिंग का कंप्रेशन कितना होगा? ये मैं बता चुका हूं बच्चों। स्प्रिंग तब तक कंप्रेस होगी, कब तक? जब तक उस ब्लॉक की टोटल काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट ना हो जाए। सेकंड क्या पूछा है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक व्हेन कंप्रेशन इज 1 मीटर। जब कंप्रेशन उसका 1 मीटर है तब स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी और ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, भाई इनिशियल वेलोसिटी क्वेश्चन में गिवन है, मास गिवन है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो पता चल जाएगी 12 mv² से बच्चों। सिंपल सी बात है। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक की, स्प्रिंग तब तक कंप्रेस होगी जब तक इस ब्लॉक की टोटल काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग में कन्वर्ट ना हो जाए। क्वेश्चन तो लिख लिया होगा। अब देखें जरा ध्यान से, यहां पर काइनेटिक एनर्जी किसकी? ब्लॉक की कन्वर्ट होगी किसमें? होल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक इज कन्वर्टेड इनटू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। हियर द डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक इज इक्वल टू इंक्रीज इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी इसकी कन्वर्ट हो गई किसमें? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में। 12 mv² इज इक्वल टू 12 kx²। फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0। तो टोटल कंप्रेशन पूछा है क्वेश्चन में, हाफ से हाफ कैंसिल। mv² इक्वल टू kx²। x की वैल्यू निकालनी है आपको, तो यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। आप x की वैल्यू निकालोगे तो यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। भाई x की वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यू तो समझ में आ गई होगी बात। x² इज इक्वल टू mv² अपॉन k। भाई k को नीचे ले आऊं बस। x की वैल्यू क्या आ गई? v√m अपॉन k। v की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक 4, मास ब्लॉक का दिया है 2 और k की वैल्यू दी है आपके लिए 8। क्लियर? 2 से 8 4 टाइम्स कट गया, ये 4 टाइम्स कट गया, 4 का रूट लेंगे तो नीचे 2 आएगा, 4/2 रिजल्ट आ गया। टोटल कंप्रेशन होगा आपका कितना बेटा? 2 मीटर। कितना? 2 मीटर। अब सेकंड पार्ट कह रहा है मेरे बच्चे, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक व्हेन कंप्रेशन इज 1 मीटर। जब कंप्रेशन 1 मीटर है तब उस स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी और उस ब्लॉक की जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी होगी? ध्यान से देखें। एट द एक्सटेंशन ऑफ 1 मीटर, 1 मीटर डिस्टेंस पर, 1 मीटर कंप्रेशन पर स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? 12 kx²। k की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1/2, k की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 8। देखिएगा k की वैल्यू 8 क्वेश्चन में गिवन है, यहां पर देखो ध्यान से। द फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग इज 8। k की वैल्यू गिवन है ना ये, तो इस k की वैल्यू यहां डाल दो। 12 k की वैल्यू 8 और 1 मीटर एक्सटेंशन, ठीक है ना? एक्सटेंशन कितना है? 1 मीटर, 1 का स्क्वायर, 2 से 8 4 टाइम्स कट गया, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग में हो गई 1 मीटर कंप्रेशन पर कितनी? 4 जूल। एंड द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक की कितनी है बच्चों? भाई काइनेटिक एनर्जी पहले की कितनी है? 12 mv²। हाफ मास कितना दिया ब्लॉक का? 2 kg। और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 4। सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक इज 16 जूल। अब
ब्लॉक जब स्प्रिंग से टकराया तो टोटल कंप्रेशन 2 मीटर है, तो 1 मीटर कंप्रेशन तक जब स्प्रिंग में 1 मीटर कंप्रेशन होगा तब उसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 4 जूल है। इसका मतलब ये जो 4 जूल एनर्जी आई है ना, वो किस में से आई है, ब्लॉक में से। इसका मतलब 4 जूल एनर्जी, ब्लॉक की 4 जूल एनर्जी कम हो गई होगी। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक की कितनी है, 16, 4 जूल तो चली गई किसमें, स्प्रिंग में, तो रिमेनिंग एनर्जी कितनी होगी, सो द काइनेटिक एनर्जी लेफ्ट इन द ब्लॉक आफ्टर 1 मीटर कंप्रेशन इक्वल टू 16 तो पहले की एनर्जी है, 4 जूल एनर्जी चली गई किसमें, स्प्रिंग में, तो 4 जूल माइनस कर दो इसमें से, रिमेनिंग एनर्जी बचेगी किसमें, ब्लॉक की कितनी, 12 जूल। क्लियर है ये बात। एक और क्वेश्चन नोट करें आप, ध्यान से नोट करिए आप इस क्वेश्चन को। ए बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम, ए बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम इज सस्पेंडेड बाई ए स्प्रिंग ड्यू टू विच द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाई 10 सेंटीमीटर। कोई स्प्रिंग है, उस पर 1 किलोग्राम मास सस्पेंडेड है, और इस मास को सस्पेंडेड कराने से इसकी स्प्रिंग की लंबाई में जो चेंज आ रहा है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन में पूछा है पहले फाइंड आउट द फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट पूछा है। सेकंड पूछा है डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक, ठीक है। थर्ड पार्ट पूछा है उसने इंक्रीज इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, और फोर्थ पूछा है व्हाट हैपेंस द रिमेनिंग एनर्जी। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, सुनो। किसी स्प्रिंग से 1 किलोग्राम वेट सस्पेंडेड है, और 1 किलोग्राम वेट सस्पेंडेड कराने से उसकी चेंज इन लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। तो उस स्प्रिंग का पहला पूछा है उसने स्प्रिंग कांस्टेंट, दूसरा पूछा है जो ब्लॉक है ना 1 किलोग्राम का, और 1 किलोग्राम ब्लॉक को सस्पेंडेड करा देने से स्प्रिंग की लंबाई में चेंज कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब ये ब्लॉक 10 सेंटीमीटर नीचे फॉल कर गया होगा। तो पूछा है उसने सेकंड केस में डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक, ठीक है। और 10 सेंटीमीटर स्प्रिंग की लंबाई चेंज हो जाने से उसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी उसमें कितनी स्टोर होगी, थर्ड पार्ट में पूछा है। और फोर्थ पार्ट में पूछा है उसने व्हाट हैपेंड द रिमेनिंग एनर्जी। रिमेनिंग एनर्जी का मतलब क्या है भाई, ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी कितनी डिक्रीज हुई है ये तो हम यहां से निकाल लेंगे। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की निकल आएगी, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में से इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को कम कर दें, एक्चुअल में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कम आएगी किससे, लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से। तो बची हुई एनर्जी किस में जाएगी, हीट में कन्वर्ट होगी। रिजल्ट देखो इस क्वेश्चन का, ड्यू टू वेट ऑफ ब्लॉक। क्वेश्चन ये कह रहा है ये स्प्रिंग है, ये रिजिड सपोर्ट से कोई स्प्रिंग सस्पेंडेड है ये, और इस स्प्रिंग पर 1 kg वेट सस्पेंडेड करा देने से 1 किलोग्राम का वेट सस्पेंडेड कराया है इस पर, और इसको सस्पेंडेड कराने से इसकी स्प्रिंग की लंबाई में जो चेंज है, स्प्रिंग की लेंथ में जो चेंज आ रहा है, ये 10 सेंटीमीटर बता रहा है। 10 सेंटीमीटर चेंज इन लेंथ है स्प्रिंग का, ये x कह सकते हैं आप इसको। ड्यू टू वेट ऑफ दिस ब्लॉक, इस ब्लॉक के वेट के कारण इस स्प्रिंग की लंबाई में चेंज कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तो इनिशियली ब्लॉक कहां पर है, यहां पर था, अब ये ब्लॉक कितना सेंटीमीटर नीचे चला गया, 10 सेंटीमीटर। तो पहले तो ये पूछा है उसने क्वेश्चन में वेट के कारण जो चेंज इन लेंथ है, वेट की वजह से चेंज इन लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहला पूछा है इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट। सेकंड पूछा है इस ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी में लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक, ठीक है। थर्ड पूछा है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस स्प्रिंग, इस स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो देखो पहला पार्ट सॉल्व करते हैं हम। ड्यू टू वेट लेंथ ऑफ स्प्रिंग चेंजेस बाई 10 सेंटीमीटर, तो फॉर्मूला लगाइए हुक्स लॉ, F = kx, और F किसके बराबर है, सस्पेंडेड वेट के बराबर।
भाई वेट के कारण ही तो लंबाई चेंज हुई है ना, तो के की वैल्यू निकल आएगी, क्योंकि एफ की जगह पर हम क्या रखेंगे, वेट सस्पेंडेड, तो के बराबर mg/x। एम कितना दिया है ब्लॉक का 1 kg, जी की वैल्यू 9.8, चेंज इन लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर का मतलब 0.1 मीटर, डेसिमल से डेसिमल हट गया तो स्प्रिंग कांस्टेंट निकल आया आपका कितना 98 न्यूटन पर मीटर। सेकंड में पूछा है क्या, लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक, लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक, ये ब्लॉक इनिशियल पोजीशन से कितना सेंटीमीटर नीचे आ गया 10 सेंटीमीटर, तो लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक इज इक्वल टू mgh। m मास दिया है ब्लॉक का 1 किलोग्राम, g की वैल्यू 9.8 और डिस्टेंस कितनी डिस्टेंस ड्रॉप हुआ है ब्लॉक 10 सेंटीमीटर, इसकी जगह पर h की जगह पर 0.1 लिख दो, तो लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक कितना हो गया 0.98 जूल। इस ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी, ब्लॉक जब यहां से 10 सेंटीमीटर नीचे फॉल करेगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी मेरे बच्चे कितनी 0.98 जूल। ठीक है। थर्ड क्या पूछा है, स्टोर्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग, स्प्रिंग में स्टोर्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के की वैल्यू 98 ये निकली हुई है यहां पर, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर का मतलब 0.1 का स्क्वायर करिए 0.01, 2 से डिवाइड करेंगे इसे तो 49.01 यहां से, तो स्टोर्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग में आएगी कितनी 0.49 जूल। ब्लॉक की एनर्जी तो डिक्रीज हुई है 0.98 और इसमें से 0.49 जूल इसमें स्टोर्ड हुई है, तो इसका मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में जो लॉस हुआ है वो ज्यादा है और स्टोर्ड एनर्जी कम है, तो बची हुई एनर्जी कहां गई, दिस माइनस दिस, जो एनर्जी रिमेनिंग होगी वो एनर्जी चली जाएगी किसमें हीट में। रिमेनिंग एनर्जी चेंजेज इनटू हीट विच गोज इनटू एयर, जो कि कहां चली जाएगी हीट में कन्वर्ट होकर के रेडिएशन के द्वारा किस में निकल जाएगी वो एयर में। क्लियर है ये बात, यहां तक बात क्लियर है बच्चों। तो इस लेक्चर में जो एग्जाम्पल्स हुए हैं उनको रिवाइज करें बच्चों ठीक से। नेक्स्ट लेक्चर इसका जो आ रहा है, नेक्स्ट वीडियो जो आ रहा है, मैं बात करूंगा उसमें कोलिजन्स की, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोलिजन। ये नेक्स्ट वीडियो जब आएगा उसमें सुने आप, तब तक के लिए इस वीडियो को सुने और इसको रिवाइज कर लें।